हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है टॉयरल। तो टॉयरल ने संस्कृति की कुछ इस प्रकार से परिभाषा दी है। उनके अनुसार संस्कृति का मतलब होता है, यानी संस्कृति एक जटिल और पूर्णता प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा, है ना, इन सभी चीज़ों को क्या या जो आदतें होती है, इन सभी आदतों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, जिन्हें मनुष्य क्या है, समाज का सदस्य के रूप में ही स्वीकार कर सकता है। समाज के बिना इसे स्वीकार नहीं कर सकता या अपना नहीं सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे संस्कृति का मतलब। देखो, जो अगर हम बात करें, संस्कृति एक सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है और इसका क्या होता है, विकास होता है। जब हम समाज का हिस्सा बन जाते हैं, तभी क्या होता है, संस्कृति का क्या होता है, विकास होता है। जैसे हम दिवाली क्यों मनाते हैं, क्यों? क्योंकि सामाजिक रूप से समाज ने इसे स्वीकार किया है ना, और इसे बढ़ावा दिया है, तो इसीलिए हमारे द्वारा भी इसको सीखा गया है ना। और बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सोचने, अनुभव, अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस होता है, अनुभव करने, विश्वास करने का एक तरीका होता है संस्कृति, है ना। हम क्या करते हैं, संस्कृति को तो फील तो करते हैं ना, अनुभव करते ही नहीं करते। दिवाली हो गई, होली हो गई, दशहरा हो गया, इसे हम क्या करते हैं, फील करते हैं। लोगों के जीने का एक पूर्णतः तरीका होता है संस्कृति। संस्कृति के बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ व्यवहार का सारांश है संस्कृति। आपकी बातचीत करने का तरीका आपकी संस्कृति को दर्शाता है ना। सीखा हुआ आपने व्यवहार क्या, आपने अपनी संस्कृति से क्या सीखा है और उसको किस प्रकार आपने व्यवहार में लाया है। सीखी हुई चीजों को एक भंडार है क्या, संस्कृति। तो ये सारी संस्कृति की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। इसके साथ साथ सामाजिक धरोहर है संस्कृति, जो कि व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है। संस्कृति क्या है, संस्कृति हम समूह के द्वारा, समाज के द्वारा ही क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। बार बार घट रही समस्याओं के लिए मानवकृत दिशाओं का एक समुच्चय है संस्कृति। व्यवहार के मानवीय नियमितीकरण हेतु एक साधन है संस्कृति। तो बच्चों, ये होती है संस्कृति की क्या होती है, विशेषताएं होती है। अब बात करते हैं, संस्कृति के दो मुख्य आयाम होते हैं। एक होता है अभौतिक और दूसरा होता है भौतिक। दोनों में डिफरेंस समझते हैं। देखिए, पहला भौतिक आयाम बात करते हैं। भौतिक आयाम का मतलब होता है जिसमें उत्पादन बढ़ाने और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाता है, महत्वपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया जाता है, वो भौतिक संस्कृति का आयाम है। भौतिक मतलब ये फिजिकल, है ना, जिसे हम फिजिकल तरीके से छू सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने बात किया, औजार हो गया, तकनीक हो गया, यंत्र हो गया, भवन हो गया, यातायात हो गया, जो यातायात साधन जो हुए आने जाने के लिए, इनका डेवलपमेंट करना, इनका विकास करना, ये भौतिक संस्कृति होती है। क्या देखो, प्राचीन काल से वर्तमान काल तक क्या, अगर देखा जाए, परिवहन व्यवस्था एक जैसी है क्या? प्राचीन काल से वर्तमान तक क्या खेती करने के तरीके एक जैसे नहीं? इनका भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, प्राचीन समय में हम क्या हल कुदाल का, औजारों का प्रयोग करते थे, क्या वर्तमान में हम इनका यूज करते हैं? नहीं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपका भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आती है। दूसरा आता है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, अनुभव, है ना, फीलिंग्स, इमोशन, है ना, और मानवीय पक्ष क्या होते हैं, ये सारे हमारे अभौतिक होते हैं। जैसे कुछ धार्मिक प्रथाएं हो गई, जैसे आपने सती प्रथा सुनी होगी, है ना। तो सती प्रथा में आपको सभी को पता होगा, सती प्रथा के अंदर क्या होता था, स्त्री के अगर पति मर जाता था तो उसको क्या किया जाता था कि उसके पति के साथ ही उसे जला दिया जाता था। ये एक अभौतिक प्रथा थी। ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब बात करते हैं भौतिक और अभौतिक संस्कृति में आखिर अंतर क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें भौतिक संस्कृति के बारे में, देखो भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छू सकते हैं बस, है ना। जैसे छू सकते हैं, देख नहीं सकते, मतलब देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जैसे किताब हो गई, पेन हो गया, कुर्सी हो गया, ये भौतिक संस्कृति का पार्ट है। और अभौतिक संस्कृति में क्या होता है, जो अमूर्त होता है, जिसे हम देख बस छू भी नहीं सकते, बस हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे आपके विचार हो गए, आपके फीलिंग्स हो गए, अनुभव हो गए, आदर्श हो गए, ये सारी चीजें हैं। भौतिक संस्कृति क्या होती है, भौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक हमेशा मानते हैं, हमेशा अच्छा होता है ना। और अभौतिक संस्कृति को हम गुणात्मक रूप से आसानी से नहीं माप सकते हैं।
इसके साथ-साथ भौतिक संस्कृति में हमेशा बदलाव आता रहता है, क्योंकि संसार में परिवर्तन तेज़ी से आता है, तो बदलाव आता रहता है। क्या पुराने टाइम पे जो हम पेन यूज़ करते थे, क्या वर्तमान में वही पेन यूज़ करते हैं? नहीं, ऑफ़ कोर्स कॉमन सी बात है, हम उससे बेहतर पेन यूज़ करते हैं, ठीक है? इसके साथ अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीरे-धीरे आता है, क्योंकि लोगों के विचार धीरे-धीरे बदलते हैं, अचानक थोड़ी ना बदलते हैं लोगों के विचार। इसके साथ-साथ भौतिक संस्कृति में किसी नई चीज़ का आविष्कार होता है, तो इसका लाभ क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या समाज उठा सकता है ना? जैसे कि रेलगाड़ी का विकास हुआ तो सभी समाज के सभी लोगों ने इसका लाभ उठाया ना? और अभौतिक संस्कृति के तत्वों का लाभ सिर्फ़ उसी समाज को के सदस्यों को मिलता है, जो उसका है। इसके साथ-साथ भौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक होते हैं, इसलिए हम इसे आसानी से स्वीकार कर सकते हैं, है ना? जैसे हमें क्या लगा, हमें हवाई जहाज़ आकर्षक लगा, हमें एरोप्लेन जो था, है ना, आकर्षक लगा, हमें रेलगाड़ी आकर्षक लगी, ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना? और इसके अभौतिक संस्कृति के तत्व आकर्षक नहीं होते हैं, इसलिए इसमें आने वाले जो परिवर्तन को आसानी से लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है डिफ़रेंस भौतिक और अभौतिक संस्कृति के अंदर। अब बात करते हैं कानून एवं प्रतिमान के अंतर क्या होते हैं। देखो बच्चों, मानदंड अस्पष्ट नियम है। मानदंड का मतलब क्या है? नियम, कानून जो होते हैं ना, कानून क्या होते हैं? जो अस्पष्ट क्या होते हैं? नियम होते हैं। जबकि सॉरी, मतलब मानदंड जो होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। अस्पष्ट का मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता है, जबकि कानून क्या होता है? स्पष्ट रूप से होते हैं। दूसरा, कानून सरकार द्वारा नियम के रूप में परिभाषित किए जाते हैं और ये इन्हें औपचारिक स्वीकृति मिली होती है, संविधान द्वारा या देश के द्वारा इन्हें औपचारिक स्वीकृति मिली होती है ना? पूरे समाज पर लागू होते हैं ये कानून, ठीक है? तथा कानूनों का उल्लंघन करने पर क्या होता है? जुर्माना और सज़ा भी होती है, अगर आप कानूनों का उल्लंघन करोगे। लेकिन और इसके साथ-साथ कानून जो होते हैं, वो सार्वभौमिक रूप से क्या होते हैं? स्वीकृत किए जाते हैं। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जिसे समाज में सभी लोग स्वीकार करते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। जबकि मानक क्या होते हैं? सामाजिक परिस्थिति के अनुसार होते हैं, यानी समाज के अनुसार इन्हें बनाया जाता है, जो मानक होते हैं, है ना? और इन्हें अगर बात की है सार्वभौमिक रूप से नहीं होते हैं, लोग मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो आप कुछ कर नहीं सकते आप। ठीक है, मानक इस तरीके से होते हैं। बात करते हैं अब पहचान की। भैया पहचान की, देखो पहचान एक विरासत में नहीं मिलती है। क्या पहचान एक विरासत में मिलती है? क्या विराट कोहली को पहचान एक विरासत में मिली है? नहीं, उसने क्या किया? मेहनत किया है। क्या अमिताभ बच्चन को पहचान एक विरासत में मिली है? नहीं, उन्होंने क्या किया? मेहनत किया है। तो पहचान विरासत नहीं होती है, बल्कि ये व्यक्ति तथा समाज को इनके दूसरे व्यक्तियों के साथ जो संबंध उन्होंने प्राप्त किए हैं, वो है पहचान, है ना? अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, इन्होंने समाज के साथ अंतरक्रिया किया, है ना? समाज में अपने आप को परफ़ॉर्मेंस इन्होंने बहुत बेहतर दिखाया, तो इनको एक बहुत बड़ी पहचान मिली, ठीक है? इसके साथ-साथ आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति बहुत सी भूमिकाएँ अदा करता है। किसी भी संस्कृति की अनेक उप-संस्कृतियाँ हो सकती हैं, है ना? जैसे सम्राट का मतलब अमीर लोग हो गए या कामगार वर्ग हो गए, कि युवा हो गए। उप-संस्कृतियों की पहचान शैली, रुचि और संग से होती है। ठीक है? इसके साथ अब बात करते हैं निर्जातीयता क्या होती है? देखो निर्जातीयता का मतलब क्या होता है? निर्जातीय से आशय अपनी संस्कृति मूल्यों को अगर अन्य संस्कृतियों के लोगों के व्यवहार और आस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग करने से है। जैसे हमारी संस्कृति, जैसे हिंदू लोगों की संस्कृति और मुस्लिम लोगों की संस्कृति, है ना? तो इन संस्कृतियों के बीच जो देखा जाता है मतलब मूल्यांकन किया जाता है, उसे निर्जातीयता कहा जाता है। जब संस्कृतियाँ एक-दूसरे के संपर्क में आती हैं, तभी निर्जातीयता की उत्पत्ति होती है कहीं न कहीं। ठीक है ना? जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के अंदर आती है। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों? अब बात करते हैं देखो, सामाजिक परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाहरी। आंतरिक में क्या होता है? कृषि या खेती करने की अगर नई-नई तकनीक आ रही है कि नहीं आ रही, है ना? पुराने टाइम पे खेती किस तरीके से किया जाता है? हल के द्वारा, कुदाल के द्वारा, इस तरीके से किया जाता था। लेकिन वर्तमान में खेती किस तरीके से किया जा रहा है? ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं कृषि या खेती करने की जो नई पद्धतियाँ हैं, ये बाहरी सॉरी आंतरिक सामाजिक परिवर्तन होता है। बाहरी सामाजिक परिवर्तन क्या होता है जिसमें हस्तक्षेप, जीत या उपनिवेशीकरण के रूप में हो सकता है। यानी बाहरीकरण का मतलब क्या होता है? जैसे ही कोई हमारा बाहरी देश है, हमें अपना गुलाम बना लिया। गुलाम करने के पश्चात वो क्या कर रहा है? हम पर हस्तक्षेप कर रहा है, हमको जीत लिया है और हमसे गुलामी जैसी ज़िंदगी बितवा रहा है। तो ये बाहरी सामाजिक परिवर्तन है। क्रांतिकारी परिवर्तन क्या होते हैं? जो क्रांतिकारी परिवर्तनों की शुरुआत राजनीतिक हस्तक्षेप, तकनीकी खोज से होती है।
है ना? ये हम क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। जैसे जेम्स वोट ने क्या किया था सबसे पहले भाप के इंजन का निर्माण किया, तो एक क्या है क्रांतिकारी परिवर्तन था, है कि नहीं है? राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले क्या किया था हवाई जहाज का निर्माण किया था, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। तो ये चीज़ें हैं, है ना? उदाहरण के लिए और भी बता देता हूँ, जैसे फ्रांसीसी क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त किया था और प्रजातंत्र को लेकर आया था। इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआत हुई थी, मुद्रण संस्कृति की शुरुआत हुई। मुद्रण का मतलब होता है छापना, है ना? तो इस तरीके से चीज़ें। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।